कल्पना कीजिए, आज से लगभग 13.5 अरब साल पहले कुछ भी नहीं था। न समय, न स्थान, न ऊर्जा, न पदार्थ। फिर हुआ बिग बैंग और यहीं से शुरू हुई हमारी कहानी। सबसे पहले बने परमाणु और फिर तारों और आकाश गंगाओं का जन्म हुआ। लाखों वर्षों बाद एक छोटे से नीले ग्रह पृथ्वी पर जीवन ने आंखें खोली। पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव और अंत में आया मानव। लेकिन ये मानव कौन था? करीब 2.5 लाख साल पहले अफ्रीका के सवाना में कुछ होमो जाति के प्राणी उभरे। इन्हें हम कहते हैं होमो सेपियंस, यानी बुद्धिमान मानव। लेकिन रुकिए, हम अकेले नहीं थे। उस समय धरती पर और भी कई मानव प्रजातियां थी। होमो निएंडरथलेंसिस, ताकतवर और कठोर जलवायु में रहने वाले। होमो इरेक्टस, जो लाखों सालों तक पृथ्वी पर टिका रहा। और होमो फ्लोरेंसिस, जो इंडोनेशिया में पाया गया और बौने जैसा था। लेकिन आज सिर्फ हम बचे हैं, होमो सेपियंस। बाकी सब कहाँ चले गए? लगभग 70,000 साल पहले कुछ बहुत खास हुआ। होमो सेपियंस के मस्तिष्क में एक अद्भुत बदलाव आया। हमने न केवल सोचना सीखा, बल्कि कल्पना करना, कहानियां गढ़ना और सहयोग करना भी सीखा। ये थी संज्ञानात्मक क्रांति, जब मनुष्य ने पहली बार मिथक गढ़े, धर्म की कल्पना की और जंगलों में शिकारी से आगे बढ़कर समाज बनाना शुरू किया। अब फर्क क्या था? अन्य जानवर केवल यथार्थ, रियलिटी को देख पाते थे, लेकिन होमो सेपियंस ने कल्पना, इमेजिनेशन की शक्ति पाली। उदाहरण के लिए, सिंह असली है, नदी असली है, लेकिन जब मनुष्य ने कहा हमारी जाति सबसे श्रेष्ठ है, ये जंगल देवता का है, तो ये कल्पना थी। और यह कल्पना लाखों लोगों को एक साथ जोड़ने लगी। होमो सेपियंस की असली ताकत थी भाषा। पर यह भाषा सिर्फ जानकारी साझा करने का माध्यम नहीं थी। ये कहानियां सुनाने, अफवाहें फैलाने और भरोसा पैदा करने का माध्यम बन गई। एक शेर के आने की सूचना देना आसान था, लेकिन ये कहना कि उस पेड़ के पीछे एक आत्मा रहती है जो तुम्हें दंड दे सकती है, ये कल्पना और सामाजिक नियंत्रण दोनों का जन्म था। आपने कभी गौर किया है कि चींटियां और मधुमक्खियां भी मिलकर काम करती है, लेकिन उनका सिस्टम जैविक, बायोलॉजिकल है। जम के साथ ही तय हो जाता है कि कौन क्या करेगा। पर होमो सेपियंस ने लचीला सहयोग सीखा। हमने सामूहिक रूप से शिकार किया, गाँव बनाए, आग पर काबू पाया और सबसे जरूरी, विश्वास करना सीखा। कभी धर्म के नाम पर, कभी झंडे के, कभी राजा के। ये विश्वास ही था जिसने लाखों अनजान लोगों को एक समाज में जोड़ा। इस कहानी की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन ये तो बस पहला अध्याय है। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे होमो सेपियंस ने अन्य मानव जातियों को विलुप्त किया, कैसे हमने धरती के हर कोने में यात्रा की और कैसे एक शिकारी मानव बना सभ्यता का निर्माता। कहानी तो लाखों साल पुरानी है, पर इसके सवाल आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। पिछली कड़ी में हमने जाना कि होमो सेपियंस ने संज्ञानात्मक क्रांति के बाद कल्पना, सहयोग और कहानियों की ताकत से खुद को बाकी जानवरों से अलग कर लिया था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असल खेल अब शुरू होता है। जैसे जैसे सेपियंस अफ्रीका से बाहर निकले, उन्होंने अन्य स्थानों पर रहने वाली मानव जातियों से सामना किया। यूरोप में थे नीएंडरथल्स, ताकतवर शरीर, बड़ा दिमाग, ठंडी जलवायु में माहिर। एशिया में थे डिनिसोवंस और अन्य रहस्यमय प्रजातियां। इंडोनेशिया में थे होमो फ्लोरेंसिस, जिन्हें हॉबिट्स कहा जाता था। होमो सेपियंस ने इन सभी से मुलाकात की, लेकिन ये मुलाकात सिर्फ नमस्ते कहने तक सीमित नहीं रही। इतिहासकारों के पास दो विचार हैं। एक, इंटरब्रीडिंग थ्योरी, संतान उत्पत्ति सिद्धांत, कि सेपियंस ने नीएंडरथल्स और अन्य मानवों के साथ आपसी संबंध बनाए और आज के इंसानों के डीएनए में उनके अंश मौजूद है। दो, रिप्लेसमेंट थ्योरी, प्रतिस्थापन सिद्धांत,
कि सेपियंस ने अन्य मानव प्रजातियों को धीरे धीरे प्रतिस्थापित कर दिया, संसाधनों के लिए संघर्ष, युद्ध और बीमारी के जरिए। और शायद सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं है। डीएनए अनुसंधान कहता है कि आज भी यूरोप और एशिया के कुछ लोगों के अंदर नेएंडरथल जीन्स हैं, यानी संपर्क हुआ जरूर। लेकिन एक बात निश्चित है, 30,000 साल पहले तक होमो सेपियंस ही धरती पर अकेला मानव बन चुका था। अब सवाल उठता है, बाकी सब क्यों हारे? क्यों होमो सेपियंस ही बचे? नीएंडरथल्स छोटे छोटे समूहों में रहते थे, ज्यादा सामाजिक नहीं थे, लेकिन सेपियंस 100, 500, 1000 लोगों तक के समूह में विश्वास के आधार पर जुड़ सकते थे। अफवाहें और कहानियां उन्हें जोड़ती थी। और सबसे महत्वपूर्ण, वे तेजी से सीख सकते थे, ढल सकते थे। होमो सेपियंस एक फ्लेक्सिबल किलर था, जहाँ गया वही खुद को ढाल लिया। घास के मैदानों में शिकारी, बर्फीली वादियों में आग जलाने वाला और जंगलों में जाल बिछाने वाला। अब होमो सेपियंस ने विस्तार शुरू किया। 45,000 साल पहले ऑस्ट्रेलिया पहुँचे और वहाँ के विशालकाय जानवर जैसे 2 टन का कंगारू कुछ ही हजार साल में विलुप्त हो गए। फिर पहुँचे अमेरिका, बर्फ से ढकी बेरिंग स्ट्रेट को पार करते हुए, और वहाँ भी हाथी जैसे मैमथ और विशाल स्लॉथ का अंत हुआ। जहाँ भी सेपियंस गए, वहाँ की स्थानीय मेगाफोना, विशाल जीव का अंत हुआ। ये एक स्पष्ट संकेत था। होमो सेपियंस अब सिर्फ एक प्राणी नहीं था, वह धरती का सबसे प्रभावशाली शिकारी बन चुका था। लेकिन ये विजय सिर्फ बाहरी नहीं थी, सेपियंस के भीतर भी एक क्रांति चल रही थी। अब वे केवल शिकारी नहीं थे, वे विचारक भी बन रहे थे। वे अपने पूर्वजों को दफनाने लगे, कला बनाने लगे, गुफाओं में चित्रों के जरिए कहानियां कहने लगे। ये सब संकेत हैं कि सेपियंस अब सभ्यता के बीज बो रहा था। अब जब सेपियंस अकेला मानव बन चुका है, उसने धरती पर विजय पाली है, तो अगला बड़ा कदम है खेती और गांवों की शुरुआत। कैसे एक शिकारी ने बीज बोना सीखा, कैसे खेती ने हमें समृद्ध भी बनाया और गुलाम भी। विजय तो हमने पाली, लेकिन क्या ये विजय असल में एक जाल थी? अब प्रस्तुत है भाग 3, कृषि क्रांति, वरदान या अभिशाप। अब तक की कहानी। होमो सेपियंस ने संज्ञानात्मक क्रांति के बाद अन्य मानव जातियों को पीछे छोड़ दिया। अब वो धरती के हर कोने में फैल चुका है। एक शिकारी, एक घुमक्कड़, एक कल्पनाशील विजेता। पर अब कहानी एक नया मोड़ लेती है, एक ऐसा मोड़ जो हमारे पूरे जीवन की दिशा बदल देगा। कृषि क्रांति की शुरुआत लगभग 12,000 साल पहले मध्य पूर्व की उपजाऊ घाटियों में सेपियंस ने कुछ बेहद क्रांतिकारी किया। उसने बीज बोया। हाँ, पहली बार इंसान ने जमीन जोती, बीज रोपे और इंतजार किया। यही थी कृषि क्रांति, जिसे इतिहास में न्यूलिथिक रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। अब सवाल ये है, क्या ये अच्छा बदलाव था? क्यों किया खेती का चुनाव? शिकारी जीवन थकाऊ था, लेकिन आजाद भी। हर दिन नया इलाका, नया शिकार, नया अनुभव। तो फिर इंसान ने खुद को जमीन से बांधने का फैसला क्यों किया? शायद वजह थी भोजन की स्थिरता। जब इंसान ने देखा कि कुछ बीज धरती में गिरकर अपने आप पौधे बन जाते हैं, तो उसने सोचा, अगर हम इन्हें नियंत्रित करें तो क्यों न हम हर मौसम में भोजन पा सकें? यानी अब खाने के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं थी। खाना अब खुद उगाया जा सकता था। जैसे जैसे खेती बढ़ी, वैसे वैसे लोगों ने स्थायी निवास बनाए। शिकारियों के अस्थायी डेरों की जगह बने गांव, जैसे कि प्रसिद्ध स्थल कैटलहॉक, चाटला, जो आज के तुर्की में स्थित है। लोग अब छोटे छोटे झुंडों में नहीं, बल्कि सैकड़ों की आबादी वाले गांवों में साथ रहने लगे। पर इसके साथ आया संपत्ति, सीमाएं, स्वामित्व और धीरे धीरे संघर्ष। युवाल हरारी कहते हैं कि कृषि क्रांति सबसे बड़ा धोखा थी। कैसे? क्योंकि हमने स्थिरता के बदले स्वतंत्रता खो दी। हमारे आहार की विविधता कम हो गई
अब हम कुछ ही फसलों पर निर्भर हो गए। जीवन अब शरीर से नहीं, समय और मौसम से नियंत्रित होने लगा। और सबसे बड़ा, अब हमें अधिक मेहनत करनी पड़ती थी। 10 से 12 घंटे खेत में काम करना, बीमारियां, सामाजिक तनाव। शिकारी जीवन की तुलना में ये कहीं अधिक कठोर था। खेती से भोजन अधिक हुआ और भोजन से हुआ जनसंख्या विस्फोट। अब एक दंपति 2 बच्चों की जगह 5 से 6 बच्चे पाल सकते थे। पर इसका अर्थ था और खेत चाहिए और श्रमिक चाहिए और व्यवस्था चाहिए। यहीं से जन्म लिया सामाजिक पदानुक्रम, ऊंच नीच, राजनीति और प्रशासन, और सबसे महत्वपूर्ण धर्म और नियम। सभी को एक साथ जोड़ने के लिए एक साझा विचार चाहिए था। और ये विचार बन गए देवी देवता, राजा, कानून और नैतिकता। अगली कड़ी में, अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे खेती के बाद नगरों, राज्यों और साम्राज्यों का जन्म हुआ। कैसे इंसान ने न केवल भोजन उगाया बल्कि कानून, पूंजी और धर्म की फसल भी बोई। बीज हमने बोया था भोजन का, पर उगा एक पूरी सभ्यता का ढांचा। भाग 4, सभ्यता का उदय, नियम, राजा और धर्म। अब तक आपने जाना कैसे होमो सेपियंस ने अपनी कल्पना और सहयोग से दुनिया को जीत लिया। कैसे कृषि क्रांति ने जीवन को स्थिर और जटिल बनाया। और अब कहानी पहुंचती है अगले युग में, सभ्यता का युग, शहरों और राज्यों का जन्म। जब गांव बड़े हुए, जनसंख्या बढ़ी और जरूरतें जटिल होने लगी, तब केवल परंपराएं और आपसी समझ पर्याप्त नहीं थी। अब जरूरत थी कानूनों, प्रशासन और नेतृत्व की। यहीं से हुआ पहले शहरों का उदय, फिर राज्यों और साम्राज्यों का जन्म। अब कोई समूह 100 नहीं, 10,000 या 1,00,000 लोगों को एकजुट कर सकता था। पर ये कैसे संभव हुआ? इतने सारे अनजान लोग आपस में सहयोग क्यों करें? जवाब है आस्था, बिलीफ। लोग अब किसी परिचय पर नहीं, बल्कि एक साझा कल्पना पर विश्वास करते थे। उदाहरण के लिए, राजा अब केवल नेता नहीं, ईश्वर का प्रतिनिधि बन गया। कानून अब परंपरा नहीं, देवताओं की आज्ञा कहलाने लगे। और धर्म बना वह शक्ति जो लोगों को एक अनुशासन में बांधे रखे। अब जब व्यवस्था चाहिए तो स्मृति पर निर्भर रहना कठिन था। इसी से जन्म हुआ लिपि और लेखन का। सबसे पुरानी लिपियां जैसे सुमेरियन कुनेफॉर्म, क्यूनिफॉर्म, शुरू में लेखा जोखा रखने के लिए बनी थी। कितना गेहूं, कितना टैक्स, कितने पशु। ये आश्चर्यजनक है कि लेखन कविता या दर्शन के लिए नहीं, बल्कि रसीद और हिसाब के लिए पहले आया। जैसे जैसे समाज बढ़ा, वस्तु विनिमय, बार्टर से काम नहीं चल सकता था। अब जरूरत थी एक साझा मूल्य की जो हर कोई माने। और यही जन्म लिया पैसे, मनी, ने। पैसा असली चीज नहीं, बल्कि एक सामूहिक कल्पना है। एक विश्वास है कि ये कागज का टुकड़ा या धातु का सिक्का कुछ मूल्य रखता है। हरारी कहते हैं, मनी इज द मोस्ट यूनिवर्सल एंड मोस्ट एफिशिएंट सिस्टम ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एवर डिवाइज्ड। अब जब धर्म, कानून और धन की ताकत बन चुकी थी, तो कुछ समूहों ने इनका प्रयोग कर बाकी क्षेत्रों पर अधिकार जमाना शुरू कर दिया। और इस तरह पैदा हुए साम्राज्य, एम्पायर्स। चाहे वह मिस्र के फिरौन हो, चीन के सम्राट या भारत के मौर्य वंश, हर जगह सत्ता का तंत्र बनता गया। कभी न्याय के नाम पर तो कभी ईश्वर के नाम पर। इस पूरे विकास के पीछे एक बात सामान्य थी, कल्पना की शक्ति। लोग एक राजा को ईश्वर मान सकते हैं, एक कागज को पैसा समझ सकते हैं, एक किताब को परम सत्य मान सकते हैं, क्योंकि होमो सेपियंस ही एकमात्र प्राणी है जो कल्पना की दुनिया में जी सकता है, सामूहिक रूप से। संक्षेप में, खेती ने गांव बनाए, गांवों ने शहरों को जन्म दिया, शहरों ने कानून और नेतृत्व को जन्म दिया, और ये सब मिलकर बना एक जटिल लेकिन संगठित समाज। अब सेपियंस सिर्फ जंगल का शिकारी नहीं,
बल्कि एक सामाजिक प्राणी बन चुका था, जिसने सभ्यता की नींव रख दी। अगली कड़ी में, अगली कहानी में हम जानेंगे धर्म, संस्कृति और एकता के भ्रम की गहराई को। कैसे अलग अलग विचारधाराएं, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाईयत, इस्लाम, मानवतावाद इंसान की सोच और व्यवहार को गढ़ती हैं। हमने मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाई है जिसमें हम सब एक कहानी के पात्र हैं, जो हम खुद सुनाते हैं, खुद मानते हैं और खुद जीते हैं। अब प्रस्तुत है भाग 5, धर्म, विचारधाराएं और मानवतावाद की शुरुआत। अब तक की कहानी में हमने देखा कैसे कृषि क्रांति ने गांव बनाए, कैसे कानून, धर्म और शासन ने सभ्यताओं को आकार दिया, और कैसे होमो सेपियंस ने साझा कल्पनाओं के जरिए बड़े समूहों में सहयोग करना सीखा। अब कहानी पहुंचती है वहां जहां ये साझा कल्पनाएं, धर्म और विचारधाराएं इंसान की सोच और पहचान को आकार देती है। धर्म क्या है? हरारी के अनुसार धर्म का अर्थ केवल मंदिर, पूजा या कर्मकांड नहीं होता। धर्म का मतलब है ऐसा नैतिक ढांचा जो ये बताता है कि क्या सही है, क्या गलत, और हर इंसान को एक बड़ी योजना में उसका स्थान क्या है। ये वह शक्ति है जो अनजान लोगों को भी एक भावनात्मक और नैतिक धागे से जोड़ देती है। शुरुआती काल में धर्म प्राकृतिक शक्तियों से जुड़ा था। सूरज, नदी, जंगल, जानवरों की पूजा, हर समुदाय का अपना देवता, अपनी प्रथाएं होती थी। लेकिन जैसे जैसे साम्राज्य बड़े हुए, अब जरूरत थी ऐसे धर्मों की जो हर जाति, हर वर्ग, हर क्षेत्र को जोड़ सके। यहीं से जन्म लिए विश्व धर्म जैसे बौद्ध धर्म, आत्मा की मुक्ति का मार्ग, दुख से छुटकारा, ईसाई धर्म, प्रेम, त्याग और मसीह के मार्ग पर चलना, इस्लाम, ईश्वर की एकता और मानव समानता की शिक्षा। इन सभी ने लोगों को आंतरिक बदलाव और नैतिक जीवन का संदेश दिया। गौतम बुद्ध ने कहा, दुख जीवन का हिस्सा है और इसका कारण है हमारी इच्छाएं। उन्होंने आत्मा के स्थायी अस्तित्व को नकारा और ध्यान, करुणा व संतुलित जीवन पर जोर दिया। बौद्ध धर्म का ये विचार कि मुक्ति भीतर की समझ से मिलती है, पूरे एशिया में फैल गया। यीशु मसीह ने एक नया संदेश दिया कि ईश्वर हर किसी से प्रेम करता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, पापी हो या धर्मात्मा। उनके बलिदान और पुनर्जन्म की कथा ने मृत्यु के बाद की आशा दी। ईसाई धर्म ने दया, क्षमा और समानता को केंद्र में रखा। 7वीं सदी में पैगंबर मोहम्मद द्वारा स्थापित इस्लाम धर्म ने ईश्वर की एकता, न्याय और भाईचारे का सशक्त संदेश फैलाया। कुरान केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने का मार्गदर्शक बना। हरारी कहते हैं कि आधुनिक युग में एक नया धर्म आया है, मानवतावाद, ह्यूमैनिज्म। ये कहता है कि ईश्वर नहीं, इंसान ही केंद्र है। सत्य हमारे अनुभव, हमारी भावनाओं और हमारी सोच से आता है। ये धर्म हमें कहता है, तुम क्या सोचते हो, ये मायने रखता है। यही विचार बन गया है आज के लोकतंत्र, शिक्षा और मानव अधिकारों की नींव। अब धर्म केवल आध्यात्मिक विषय नहीं, बल्कि राजनीति, अर्थव्यवस्था और युद्ध तक में प्रभावी हो गया। धर्म ने साम्राज्यों को जोड़ा, लेकिन कभी कभी बांटने का कारण भी बना। हर धर्म ने सत्य को अपने ढंग से परिभाषित किया और इन विचारों ने ही इतिहास की दिशा तय की। धर्म कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि सामूहिक नैतिक कल्पना है। विश्व धर्मों ने लोगों को एक बड़ी पहचान दी। आधुनिक युग में मानवतावाद ने व्यक्ति की सोच को सर्वोपरि माना। अगले भाग में हम जानेंगे विज्ञान और पूंजीवाद के उभार की कहानी। कैसे विज्ञान ने सदियों पुरानी मान्यताओं को चुनौती दी और कैसे पूंजीवाद ने दुनिया को जोड़ने के साथ साथ आसमान भी बना दिया। क्लोजिंग म्यूजिक, ऊर्जा से भरपूर आधुनिक धुन। धर्म हमें ये नहीं बताता कि क्या सच है, बल्कि ये सिखाता है कि हमें उस सच के साथ कैसे जीना है। भाग 6, वैज्ञानिक क्रांति और पूंजीवाद का उदय।
अब तक आपने जाना कैसे होमो सेपियंस ने कल्पनाओं के सहारे समाज, धर्म और राज्य खड़े किए, कैसे धर्मों और विचारधाराओं ने लोगों की पहचान और विश्वास की रचना की। लेकिन अब कहानी एक नए मोड़ पर आती है, विज्ञान और पूंजीवाद की दुनिया में। 1500 ईस्वी के आसपास यूरोप में एक नया नजरिया उभरा। हमें सब कुछ नहीं पता और ये स्वीकारना ही पहला कदम है। यही सोच बनी वैज्ञानिक क्रांति की नींव। पहली बार लोगों ने आकाश, धरती, शरीर, रोग सब पर प्रश्न पूछना शुरू किया। वे मान्यताओं को नहीं, प्रमाण, एविडेंस को मानने लगे। गैलीलियो, न्यूटन, कोपरनिकस जैसे वैज्ञानिकों ने संसार को देखने का नजरिया बदल दिया। अब ब्रह्मांड ईश्वर की योजना नहीं, बल्कि नियमों से चलने वाली एक प्रणाली बन गया। इस ज्ञान ने न केवल जीवन बदला, बल्कि शक्ति भी दी। यूरोपीय देशों ने विज्ञान का इस्तेमाल कर नए समुद्रों की खोज की, हथियार बनाए, जहाजों से नए देशों को जीत लिया। अब ज्ञान केवल पुस्तकालयों में नहीं था, बल्कि राजनीति और व्यापार का हिस्सा बन चुका था। हरारी कहते हैं, साइंस गेव पावर टू एम्पायर्स एंड एम्पायर्स गेव मनी टू साइंस। अब आते हैं पूंजीवाद, कैपिटलिज्म पर। ये कोई मशीन नहीं, बल्कि एक आर्थिक विचारधारा है जो कहती है पैसे को बचाओ मत, निवेश करो और वह बढ़ेगा। लेकिन ये सब किस पर आधारित है? भविष्य के विश्वास पर। जब कोई बैंक आपको लोन देता है तो वह आपके आज की हालत पर नहीं, बल्कि इस विश्वास पर देता है कि आप भविष्य में पैसा कमा लेंगे। ये विश्वास ही है जो पूंजीवाद को चलाता है। पुराने जमाने में व्यापार छोटे स्तर पर होता था, पर अब बैंक ने उधार देना शुरू किया। शेयर बाजार ने आम जनता को निवेश का मौका दिया और कंपनियां जैसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई इतनी ताकतवर कि राज्यों को भी आदेश देने लगी। पूंजीवाद ने पैसे को सपनों में बदल दिया और सपनों को असलियत में। अब केवल उत्पादन नहीं, बल्कि खपत भी जरूरी हो गई। कंपनियों को मुनाफा चाहिए तो हमें चीजें खरीदनी होंगी। तो क्या हुआ? लोगों को ये यकीन दिलाया गया कि खुशी मिलती है खरीदारी से। हरारी कहते हैं, कैपिटलिज्म एंड कंज्यूमरिज्म टेल अस दैट इफ वी फील समथिंग इज मिसिंग, गो बाय समथिंग। हालांकि पूंजीवाद और विज्ञान ने जीवन आसान बनाया, पर कीमत भी चुकानी पड़ी। पर्यावरणीय क्षति, गरीबी की खाई और नैतिक सवाल, क्या केवल मुनाफा ही लक्ष्य होना चाहिए? ये प्रश्न आज भी हमें घेरते हैं। वैज्ञानिक क्रांति ने ज्ञान को नई दिशा दी, पूंजीवाद ने संसाधनों को बहाया, सपनों को साकार किया। लेकिन इसके साथ आया एक नया संघर्ष। ये वह मोड़ है जहाँ सेपियंस केवल एक जीव नहीं, बल्कि अब वह भविष्य को बदलने वाला प्राणी बन चुका है। अगले भाग में जानेंगे खुशी, अर्थ और भविष्य का सवाल। क्या होमो सेपियंस अब वाकई खुश है? क्या तकनीक और विज्ञान हमें वो शांति देंगे जिसकी हम तलाश कर रहे हैं, या फिर हम खुद ही अपनी ही रचना के गुलाम बन गए हैं? ज्ञान और पूंजी ने इंसान को अकल्पनीय ऊंचाई दी है, पर ये ऊंचाई हमें कहाँ ले जा रही है, ये सवाल अब भी बाकी है। भाग 7, भविष्य की ओर। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैव प्रौद्योगिकी और होमोडोज। हमने जाना कैसे कल्पनाएं, धर्म, विज्ञान और पूंजीवाद ने होमो सेपियंस को जंगलों से निकालकर चांद तक पहुंचा दिया। पर अब कहानी उस चौराहे पर है जहां इंसान को ये तय करना है, क्या वो खुद भगवान बन जाएगा? 21वीं सदी का सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम है AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब केवल इंसान नहीं, मशीनें भी सीखती है, निर्णय लेती है और यहाँ तक कि इंसानों को मात दे रही हैं। AI ने कार चलाना, बीमारियां पहचानना, यहाँ तक कि कविताएं और संगीत बनाना भी सीख लिया है। हरारी पूछते हैं, अगर मशीनें सोचने लगी तो इंसानों की क्या जरूरत रह जाएगी? अब विज्ञान केवल इलाज नहीं करता, बल्कि इंसान को बदल रहा है।
जीन एडिटिंग, जीन संपादन से हम अब बीमारियां मिटा सकते हैं या फिर सुपर ह्यूमन बना सकते हैं। बायो इंजीनियरिंग से अब हम अंग बना सकते हैं, दिमाग को मशीन से जोड़ सकते हैं। हरारी इसे कहते हैं होमो सेपियंस से होमोडोस की यात्रा। एक ऐसा मानव जो मृत्यु पर विजय पाना चाहता है और खुद को भगवान जैसा बनाना चाहता है। नैतिक सवाल, क्या सबके लिए होगा ये भविष्य? पर सवाल उठता है, क्या ये शक्ति सबको मिलेगी? क्या एक धनी वर्ग सुपर ह्यूमन बन जाएगा और बाकी बचेंगे साधारण मानव? क्या तकनीक सबको जोड़ रही है या बांट रही है? क्या हम इंसान बने रहेंगे या फिर मशीन और कोड का हिस्सा बन जाएंगे? हरारी कहते हैं अब एक नया धर्म उभर रहा है, डेटाइज्म। डेटाइज्म, इसमें न भगवान है न आत्मा, केवल डेटा है जिसे इकट्ठा करना, साझा करना और विश्लेषण करना ही सबसे बड़ा मूल्य बन गया है। हर क्लिक, हर पसंद, हर खोज बनता जा रहा है उस सुपर इंटेलिजेंस का हिस्सा जो शायद भविष्य में हमें बेहतर समझेगा, हमसे भी बेहतर। अब होमो सेपियंस के पास शक्ति है जीवन बढ़ाने की, मृत्यु टालने की, प्रकृति को बदलने की। पर क्या वो खुद को भी संभाल पाएगा? हरारी कहते हैं अब सवाल ये नहीं है कि हम क्या चाहते हैं, बल्कि यह है कि हम क्या चाहने वाले हैं और कौन तय करेगा कि हमें क्या चाहिए। इंसान अब मशीनों को सोचने सिखा रहा है, अपने शरीर और दिमाग को बदल रहा है और शायद खुद से आगे निकलने की तैयारी कर रहा है। पर क्या ये ज्ञान और शक्ति उसे अधिक मानवीय बनाएंगे या वो खुद गायब हो जाएगा? सेपियंस की कहानी हजारों सालों की एक यात्रा है, पेड़ों से निकलकर डेटा क्लाउड तक। लेकिन अंत में सवाल वही है, हम कौन हैं? और क्या हमें वाकई पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं? हो सकता है होमो सेपियंस ने ब्रह्मांड की सबसे जटिल सभ्यता बनाई हो, पर अगर वो खुद को नहीं समझ पाया तो सारी प्रगति एक भ्रम बन जाएगी। एक समय था जब इंसान जंगलों में जानवरों से डरते हुए जीता था और आज पूरा जंगल इंसान से डरता है। हमने भाषाएं बनाई, धर्म गढ़े, राज्य खड़े किए, मशीनें बनाई और अब हम खुद को फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इतिहास की इस लंबी यात्रा में हमने दुनिया को बदल दिया, लेकिन क्या खुद को समझ पाए? हमने चांद पर कदम रखा, पर जमीन पर रहते इंसान के दिल में झांकने से डरते हैं। हमने ज्ञान पाया, लेकिन शांति खो दी। हमने गति पाई, लेकिन दिशा कहीं पीछे छूट गई। अब सवाल है, क्या आगे बढ़ते हुए हम भूल जाएंगे कि हम इंसान हैं, या फिर इस इतिहास की गहराई से हम एक नया अर्थ, एक नई करुणा, एक नई समझ निकाल पाएंगे? क्योंकि अंत में इतिहास सिर्फ बीते कल की कहानी नहीं होती, बल्कि वो आईना होता है जिसमें हम आज और आने वाले कल को देख सकते हैं। तो चलिए इस आईने में झांकते रहें, सवाल पूछते रहें, क्योंकि शायद यही इंसान होने की सबसे बड़ी खूबी है, सोचना, महसूस करना और बेहतर बनना। जय हिंद।